रात के लगभग 12:45 बज रहे हैं। एकदम घने जंगल के बीच से गुजरती हुई बिल्कुल सुनसान सड़क, जहाँ दूर दूर तक किसी और गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं है। बिल्कुल। और रोशनी का सिर्फ एक ही जरिया है, कार की अपनी हेडलाइट्स, जो उस घने अंधेरे को चीरती हुई बस कुछ मीटर आगे तक का ही रास्ता दिखा रहे हैं। और ऐसे में अचानक से? हाँ, अचानक उस रोशनी के ठीक बीचों बीच सड़क पर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। उसने सफेद साड़ी पहन रखी है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं है। बाप रे, ये तो किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली। ऐसे में कोई भी इंसान क्या करेगा? क्या वो तुरंत ब्रेक लगाएगा या डर के मारे कार की रफ्तार और तेज कर देगा? आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम फैक्ट क्राइम आरजे की योगी द्वारा बताई गई एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली शोध सामग्री पर बात करने वाले हैं। हाँ, इस खौफनाक कहानी का शीर्षक है द फैंटम हिचहाइकर ऑफ भोपाल डेथ रोड, यानी भोपाल डेथ रोड की रहस्यमयी महिला। सही कहा। और आज की हमारी इस चर्चा का उद्देश्य केवल एक भूतिया कहानी सुनाकर माहौल बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम उस पूरे मनोवैज्ञानिक और कथात्मक ढांचे के, यानी उस नरेटिव स्ट्रक्चर के पुर्जे खोलने वाले हैं जो इस घटना को इतना ज्यादा भयानक बनाता है। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सुनसान सड़क का सन्नाटा, तापमान का अचानक गिर जाना और फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह से तोड़ने वाले दृश्य काम करते हैं। हाँ, और कैसे ये सब मिलकर एक बेहद आम और साधारण से सफर को जीवन भर के मानसिक आघात यानी ट्रॉमा में बदल देते हैं। डर केवल बाहर नहीं होता, वो इंसान के दिमाग के अंदर कैसे काम करता है, हम जब आज ये गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। ये चर्चा किसी कैंपफायर के चारों ओर बैठकर भूतिया कहानियां सुनने जैसी है, लेकिन यहाँ हम उस खौफ के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए इस कहानी की जड़ों में उतरते हैं। हाँ, तो योगी अपनी इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खास जगह के वर्णन से करते हैं, भोपाल के बाहरी इलाके में मौजूद एक जंगल वाली सड़क। और इस सड़क को स्थानीय लोग एक बहुत ही भारी भरकम नाम से बुलाते हैं, डेथ रोड या मौत की सड़क। स्रोत में बताया गया है कि ये नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पहले भी कई अजीब और रहस्यमयी हादसे हो चुके हैं। ये नाम अपने आप में ही इतना डरावना है कि मतलब कोई भी वहाँ जाने से पहले 100 बार सोचेगा। एग्जैक्टली। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये है कि किसी स्थान का ये नामकरण इंसानी मनोविज्ञान पर कितना गहरा असर डालता है। कैसे? थोड़ा और समझाइए। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो किसी सड़क को डेथ रोड कहना केवल एक भौगोलिक पहचान देना नहीं है, ये दिमाग के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। अच्छा, मतलब दिमाग पहले से ही तैयार हो जाता है? बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति ऐसी सड़क से गुजरने का फैसला करता है तो उसका दिमाग पहले से ही खतरे के लिए एक अलर्ट स्टेट में चला जाता है। मनोविज्ञान में इसे एक तरह की प्राइमिंग कहा जाता है। ओह, प्राइमिंग, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये सुनने वालों के या उस रास्ते से गुजरने वालों के दिमाग में पहले से ही एक डरावना आधार तैयार कर देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक जगह का दर्दनाक और खूनी इतिहास वहाँ से गुजरने वालों के अवचेतन मन में, उनके सबकॉन्शियस में गहराई तक बैठ जाता है। यानी सड़क महज डामर और मिट्टी नहीं रह जाती, उसका अपना एक डरावना चरित्र बन जाता है। एग्जैक्टली। ये बात मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उलझे रहे सवाल की तरफ ले जाती है। हम अक्सर हाईवे पर या खतरनाक मोड़ों पर वो पीले रंग के चेतावनी के निशान देखते हैं। हाँ, जिन पर लिखा होता है आगे खतरा है या दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इस कहानी में भी अमित और उसके दोस्त उस बदनाम सड़क से गुजर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्या इन पुराने अजीब हादसों के कारण इस रहस्यमयी औरत की कहानी और ये डर पैदा हुआ, या क्या इस औरत की वहां मौजूदगी ही उन सभी पिछले हादसों का असली कारण है? ये तो कारण और प्रभाव का एक ऐसे चक्र लगता है जिसका कोई सिरा ही नहीं है। सही बात है। ये एक बहुत ही सटीक और गहरा सवाल है। लोक कथाओं और अर्बन लेजेंड्स में कारण और प्रभाव आपस में इस तरह गुंज जाते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। मतलब क्या डर ने कहानी को जन्म दिया या कहानी ने डर को? बिल्कुल। योगी के परिचय से ये साफ है कि उस सड़क पर हादसों का एक लंबा इतिहास है, लेकिन उस इतिहास के पीछे का जो असली चेहरा है वो तब तक अनजान था जब तक कि अमित और उसके दोस्तों के साथ वो खौफनाक घटना नहीं घटी। हाँ, और ये घटना उस छिपे हुए इतिहास का पर्दाफाश करती है। सही कहा। ये बताती है कि वो पिछले हादसे महज इत्तेफाक नहीं थे,
बल्कि किसी एक ही सूत्र से जुड़े हुए थे। तो अगर ये सूत्र इतना खतरनाक है तो चलिए सीधे उस रात की घटना पर चलते हैं जहां से असली दहशत की शुरुआत होती है। चलिए। कहानी है अमित की। रात के लगभग 12:45 बज रहे हैं। अमित अपने दोस्तों के साथ कार से घर वापस जा रहा है। वही सुनसान जंगल वाली सड़क। हाँ, जंगल की सड़क पूरी तरह सुनसान है, कहीं कोई दूसरी गाड़ी नहीं। रोशनी का एकमात्र जरिया कार की हेडलाइट्स हैं। और तभी, जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया, सड़क के ठीक बीचों बीच वो औरत खड़ी दिखाई देती है। सफेद साड़ी और एक ऐसा चेहरा जो साफ दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम इन छोटे छोटे विवरणों को अलग अलग करके उनका विश्लेषण करें तो हमें डर का एक बहुत ही अचूक फॉर्मूला नजर आता है। वो कैसे? सबसे पहले समय पर गौर करते हैं। 12:45 AM, ये आधी रात के ठीक बाद का समय है। मानव इतिहास में और हमारी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इस समय को हमेशा से ही अज्ञात और रहस्यमय माना गया है, क्योंकि इस समय इंसान सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है ना। एग्जैक्टली। फिर आता है पूर्ण अलगाव यानी आइसोलेशन और सीमित दृष्टि का मामला। घने जंगल में केवल हेडलाइट की रोशनी होने का सीधा सा मतलब है कि इंसान की दुनिया केवल उतनी ही है जितनी दूर तक वो रोशनी जा रही है। और उस रोशनी के दायरे के बाहर जो अंधेरा है वो असीमित है। उसमें क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल। और उस सीमित रोशनी के बिल्कुल केंद्र में उस सफेद साड़ी वाली औरत का होना। सफेद रंग अंधेरे में सबसे ज्यादा चमकता है। ये इंसान का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेता है। हाँ, एक तरह से ये नजर को कैद कर लेता है। सही कहा। और यहाँ जो सबसे खतरनाक संकेत मिलता है वो है उसका चेहरा साफ न होना। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। चेहरे का साफ ना देखना इतना डरावना क्यों होता है? देखिए, इंसानी दिमाग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता है। हम दूसरे इंसान के चेहरे के हाव भाव से ये अंदाजा लगाते हैं कि वो हमारे लिए खतरा है या नहीं। अच्छा, तो जब चेहरा ही दिखाई नहीं देता या अस्पष्ट होता है तो दिमाग का वो चेहरा पहचानने वाला हिस्सा बुरी तरह से चकरा जाता है। बिल्कुल। दिमाग ये तय ही नहीं कर पाता कि सामने खड़ा इंसान दुखी है, डरा हुआ है, मदद मांग रहा है या खुद एक बहुत बड़ा और जानलेवा खतरा है। यानी ये एक ऐसी अनजान और अप्रत्याशित परिस्थिति को जन्म देता है जहाँ इंसान का दिमाग फैसला लेने की क्षमता खोने लगता है। एकदम सही। और यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। अमित ब्रेक लगाता है, कार रुकती है, वो कार का शीशा नीचे करता है और उस औरत से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाप रे। अब यहाँ जो होता है वो किसी भी समझदार इंसान के रोंगटे खड़े कर देगा। वो औरत कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल खामोश। हाँ, कोई जवाब नहीं देती। वो बस खामोशी से कार की तरफ देखने लगती है। और अमित के दोस्तों को क्या लगता है? उन्हें लगता है कि शायद वो किसी मुसीबत में है और मदद का इंतजार कर रही है, और वे उसे लिफ्ट देने का फैसला कर लेते हैं। एग्जैक्टली। मैं इसे क्लासिक गलती कहूंगा। मतलब रात के 1 बजे घने सुनसान जंगल में बिना चेहरे वाली एक रहस्यमयी और खामोश औरत को अपनी कार में बिठाना। हाँ, ये तो बहुत ही डरावना फैसला है। ये तो वैसा ही है जैसे इंटरनेट पर किसी अनजान बिना नाम वाली और बेहद संदिग्ध फाइल को बिना सोचे समझे डाउनलोड कर लेना। सबको पता होता है कि इसमें खतरनाक वायरस हो सकता है, पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग उस डाउनलोड बटन पर क्लिक कर ही देते हैं। क्या शानदार एनालॉजी है ना? इंसान संकट के समय या इतनी डरावनी परिस्थितियों में अपने सारे तर्क भूलकर इतना मददगार क्यों बनने लगता है? यहाँ हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प पहलू को देख रहे हैं। इसे अक्सर नॉर्मलसी बायस या वास्तविकता को नकारने की प्रवृत्ति कहा जाता है। नॉर्मलसी बायस, ये कैसे काम करता है? जब इंसान किसी ऐसी स्थिति का सामना करता है जिसे उसका दिमाग तार्किक रूप से समझ नहीं पाता, जैसे कि रात के घने अंधेरे में खूंखार जंगल के बीचों बीच एक अकेली औरत का खड़ा होना, तो दिमाग उस भयानक सच को स्वीकार करने से घबराता है। इसलिए वह उस असामान्य घटना को एक सामान्य और लॉजिकल सांचे में ढालने की कोशिश करता है। बिल्कुल। दिमाग खुद को तसल्ली देता है, ये कोई भूत या अलौकिक शक्ति नहीं हो सकती, ये जरूर कोई बेचारी महिला होगी जो रास्ता भटक गई है या मुसीबत में है। तो वे लोग उस औरत को लिफ्ट इसलिए नहीं दे रहे होते क्योंकि वे बहुत दयालु या बहादुर हैं? नहीं, वे ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वे ये मानने से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं कि उनके सामने कोई ऐसा खतरा खड़ा है जो इस दुनिया का है ही नहीं। हो वाह, वो खामोशी जो खतरे का सबसे बड़ा अलार्म होनी चाहिए थी, उसे वे अपनी झूठी तसल्ली के लिए एक मजबूरी मान लेते हैं। एग्जैक्टली। और वास्तविकता से उनका ये इनकार उन्हें इस कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ धकेल देता है।
वो औरत बिना कुछ बोले धीरे धीरे कार की पिछली सीट पर बैठ जाती है। और यहीं से तो भौतिक दुनिया के वे सारे नियम टूटना शुरू हो जाते हैं जिन पर हम इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सही कहा। स्रोत के अनुसार जैसी वो कार के अंदर बैठती है, कार के अंदर अचानक भीषण ठंड बढ़ जाती है, तापमान एकदम से गिर जाता है। अगर हम इस सेंसरी शिफ्ट यानी संवेदी बदलाव को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत कुछ कहता है। कैसे? जब इंसान अपनी कार में होता है तो कार उसके लिए एक सुरक्षित बुलबुले की तरह काम करती है। बाहर चाहे घना जंगल हो, तूफानी रात हो या कड़ाके की सर्दी हो, कार के अंदर का वातावरण पूरी तरह से इंसान के नियंत्रण में होता है। हाँ, कार एक तरह का सेफ जोन होती है। बिल्कुल। और अचानक उस भयानक ठंड का बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि वो नियंत्रण अब पूरी तरह से छिन चुका है। खतरा अब बाहरी दुनिया में या सड़क पर नहीं रहा, बल्कि वो इंसान के सबसे सुरक्षित स्थान उसकी कार के अंदर घुस चुका है। रुकिए, यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगा। हाँ, बताइए। क्या ये सिर्फ डर के कारण शरीर का ठंडा पड़ना नहीं हो सकता? मतलब मेडिकल साइंस तो यही कहता है कि जब इंसान को पैनिक अटैक आता है या वो बहुत ज्यादा डर जाता है तो शरीर का खून दिल और अहम अंगों की तरफ भागता है, जिससे त्वचा ठंडी पड़ जाती है। ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है ना? तो इंसान को अचानक ठंड लगने लगती है, हम इसे तुरंत किसी अलौकिक शक्ति या भूत से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या ये सिर्फ उनके डरे हुए शरीर का रिएक्शन नहीं हो सकता? ये एक बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल है। शरीर का फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स निश्चित रूप से शरीर के तापमान और महसूस करने की क्षमता को बदल देता है। हाँ, पैनिक अटैक में वाकई ऐसा होता है कि इंसान को कंपी छूटने लगती है। बिल्कुल, लेकिन हमें इस पूरी घटना को इसके अगले हिस्से के साथ जोड़कर देखना होगा। अगर ये सिर्फ पैनिक अटैक होता तो ये बात यहीं खत्म हो जाती। तो फिर आगे क्या हुआ? इसके तुरंत बाद जो होता है वो शरीर विज्ञान की इस थ्योरी को खारिज कर देता है। ठंड महसूस होने पर अमित रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले शीशे में देखता है। ओके। और जो वो देखता है वो किसी भी पैनिक अटैक से कहीं ज्यादा भयानक है। पिछली सीट पूरी तरह से खाली है, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद है। बाप रे, ये मेरे लिए रियलिटी चेक के फेल होने का सबसे खौफनाक उदाहरण है। बिल्कुल, खाली सीट और बंद दरवाजा, ये दृश्य इंसान के दिमाग के लिए तार्किक नियमों के पूरी तरह से टूट जाने का प्रतीक है। हमारा दिमाग हमेशा कारण और प्रभाव पर काम करता है। हाँ, अगर कोई फिजिकल बॉडी कार में बैठी है तो उसे शीशे में दिखना चाहिए, और अगर वो इंसान कार से बाहर चला गया है तो दरवाजा खुला होना चाहिए या कम से कम खुलने की आवाज आनी चाहिए। एग्जैक्टली। जब ये दोनों नियम एक साथ टूटते हैं तो दिमाग में दो अलग अलग सच्चाइयों के बीच एक भीषण टकराव पैदा होता है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। दिमाग एक साथ इन दो विरोधी सच्चाइयों को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। मतलब एक तरफ शरीर महसूस कर रहा है कि कोई पीछे बैठा है जो उस अचानक आई ठंड के रूप में मौजूद है। हाँ, और दूसरी तरफ आंखें चीख चीख कर कह रही हैं कि वहाँ पीछे कोई नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान सुबह उठ के आईने के सामने खड़ा हो, खुद को देखने जाए और उसे अपना ही अक्स यानी अपनी परछाई आईने में नजर ही ना आए। क्या डरावनी इमेजिनरी है ये। इंसान को पता है कि वो वहां खड़ा है, लेकिन आईना कुछ और ही कह रहा है। ये एक ऐसा पल है जहां भौतिक दुनिया के वो सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं। सही कहा। और ऐसे में इंसान खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करता है, क्योंकि उसका अपना ही दिमाग, उसकी अपनी ही आंखें उस पर से नियंत्रण खो बैठती हैं। एकदम सही। और ये जो बेबसी है, ये डर को कई गुना बढ़ा देती है। जब भौतिक नियम ही साथ छोड़ दें तो इंसान लड़े भी तो किससे? वो खुद को कैसे बचाए? और ये खौफ यहीं पे नहीं रुकता। कहानी अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचती है जब उस खाली सीट के बावजूद पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। पीछे से? जबकि सीट खाली है? हाँ, और ये कोई सामान्य आवाज नहीं है। ये धीरे धीरे और तेज होने लगती है। अमित दहशत में आके कार की स्पीड बढ़ा देता है। हाँ, और ये स्वाभाविक भी है। कोई भी इंसान खतरे से दूर भागने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। लेकिन तभी इस पूरी कहानी का सबसे डरावना और रूह कंपा देने वाला पल सामने आता है। क्या होता है? कार के शीशे पर एक हाथ का निशान दिखाई देता है और स्रोत विशेष रूप से इस बात पर जोर देता है कि यह हाथ अंदर से नहीं छपा था, बाहर से भी नहीं छपा था, बल्कि वो हाथ सीधे शीशे के अंदर से उभर रहा था। ओह माय गॉड! इस घटना में डर का जो लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ है, वो कथा संरचना का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझाइए। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं।
पहले उन्होंने एक संवेदी बदलाव महसूस किया जो ठंड के रूप में था। फिर उन्होंने भौतिक नियमों का टूटना देखा जब सीट खाली नजर आई। उसके बाद एक ऑडियो एलिमेंट जुड़ा, यानी रोने की आवाज सुनी, और अंत में शीशे के अंदर से उभरता हुआ वो हाथ। ये तो एस्केलेशन की हद है। बिल्कुल, हाथ का शीशे के अंदर से उभरना ये साबित करता है कि अब जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो भौतिक दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। मतलब वो ठोस, तरल या गैस जैसी किसी भी अवस्था से परे की चीज है। एग्जैक्टली। मैं इस शीशे के अंदर से उभरने वाले हिस्से पर थोड़ा गहराई से बात करना चाहूंगा। हम इंसान कार के शीशे या घर की दीवारों को क्या मानते हैं? ये हमारे लिए पारदर्शी ढाल या सुरक्षा कवच हैं? हाँ, ये हमें बाहरी दुनिया के शोर, धूल और सबसे महत्वपूर्ण बाहरी खतरों से सुरक्षित महसूस कराते हैं। ये हमारे और बाहरी दुनिया के बीच की एक ठोस दीवार है। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई अदृश्य शक्ति उस सुरक्षा कवच के, उस ढाल के अंदर ही बस जाए तो क्या होगा? ये मनोविज्ञान के नजरिए से एक बेहद डरावना विचार है ना? जब वो दीवार जिसे आपको बचाना था वही खुद खतरा बन जाए तो इंसान छुपने के लिए कहाँ जाएगा? दीवार या शीशे का मुख्य काम बाहर की चीज को बाहर रखना होता है। ये एक बाउंड्री तय करता है। लेकिन जब वो हाथ शीशे के पदार्थ के अंदर ही आकार ले रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो रहस्यमयी सत्ता हमारी दुनिया की सीमाओं को नहीं मानती। वाओ! यानी वो बाधाओं को पार नहीं कर रही है, वो उन बाधाओं के भीतर ही मौजूद है। बिल्कुल। ये उस अंतिम भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देता है कि कार की तेज रफ्तार उन्हें उस खतरे से दूर ले जा सकती है। सही बात है। कोई इंसान उस चीज से भागकर दूर कैसे जा सकता है जो उसकी अपनी ही कार के हिस्से में, उसके अपने ही सुरक्षा कवच में समा गई हो? सच में ये सोचकर ही पसीना आ जाता है कि उस वक्त कार के अंदर बैठे लोगों की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। अगले दिन जब अमित थोड़ा संभलता है और इस डेथ रोड के बारे में रिसर्च करता है तो उसे एक 10 साल पुराना राज पता चलता है और यहीं पर इस पूरी घटना के बिखरे हुए तार आपस में जुड़ने लगते हैं। अच्छा, तो क्या राज था वो? पता चलता है कि 10 साल पहले ठीक उसी जगह पर एक लड़की का भयानक एक्सीडेंट हुआ था और आसपास के लोगों का कहना है कि वो लड़की आज भी रात को उसी तरह लिफ्ट मांगती है। यहाँ आकर हमें इस पूरी भूतिया घटना के क्यों का उत्तर मिलता है, यानी उस सड़क के इतिहास का कारण। हाँ, इस तरह की कहानियों में अक्सर कोई अधूरा काम या कोई बहुत गहरा आघात, कोई भयानक ट्रॉमा होता है जो उस आत्मा को या उस ऊर्जा को उसी जगह पर बांध कर रखता है। ये घटना 10 साल पुराने एक दर्दनाक हादसे का ही परिणाम है। ये कुछ वैसा ही लगता है जैसे कोई एक ही पल बार बार दोहराया जा रहा हो। बिल्कुल। अगर हम इसे समझने के लिए एक एनालॉजी या उदाहरण ले तो ये एक पुराने ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह है। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड? हाँ, जब रिकॉर्ड पर कोई गहरी खरोच लग जाती है तो सुई उसी जगह पर अटक जाती है और एक ही धुन बार बार बजती रहती है। ओह, समझ गया। उस आत्मा के लिए वो एक्सीडेंट की रात वो खरोच है जहां उसका समय हमेशा के लिए अटक गया है। वो एक टाइम लूप में फंसी हुई है, बार बार अपनी मौत की रात को जी रही है। और जो कोई भी रात के उस पहर वहां से गुजरता है वो अनजाने में उस लूप का, उस अटकी हुई धुन का हिस्सा बन जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत सामग्री में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो कहानी का अंत है। जो कोई भी उस रहस्यमयी औरत को कार में बैठा लेता है उसे उस रात के बाद हमेशा अपने आसपास अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। मतलब बात सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसी हॉरर फिल्म नहीं है जहां सुबह का सूरज निकला, चिड़ियां चहचहाईं और खौफ खत्म हो गया। यहाँ खौफ कभी खत्म नहीं होता। और शायद यही इस कहानी का सबसे दुखद और गहरा पहलू है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कहानी में असली सजा केवल उस रात का डर नहीं है। तो असली सजा क्या है? असली सजा उसके बाद का वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति उस खौफ का अनुभव करता है उसका इस दुनिया की वास्तविकता पर, भौतिक नियमों पर से भरोसा हमेशा के लिए उठ जाता है। उसका दिमाग इस बात को गहराई से स्वीकार कर चुका होता है कि जो सुरक्षित दुनिया उसे दिखाई दे रही है उसके ठीक पीछे एक और अदृश्य, खौफनाक और तर्कहीन दुनिया है। हाँ, ये जीवन भर पीछा ना छोड़ने वाला एक ऐसा ट्रॉमा है जो इंसान की पूरी कॉन्सेंसस रियलिटी यानी सामूहिक वास्तविकता को नष्ट कर देता है। आज की चर्चा सुनने वालों के लिए ये विश्लेषण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये कहानी हमें ये एहसास कराती है कि हमारे आसपास के स्थानों,
रास्तों और उन सड़कों का एक छिपा हुआ अनकहा इतिहास हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। हम रोजमर्रा की भागदौड़ में अपने ऑफिस जाते हैं, दोस्तों से मिलने जाते हैं, हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि जिन सड़कों से हम इतनी आसानी से गुजर जाते हैं वे किन अनदेखी कहानियों, किन आंसुओं और किन त्रासदियों की गवार रही हैं? बहुत गहरी बात कही आपने। हर मील के पत्थर के पीछे किसी की याद या शायद किसी का दर्दनाक अंत जुड़ा हो सकता है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। ये बिल्कुल सच है। भौतिक स्थानों में यादों और मानवीय भावनाओं को सोखने की एक अजीब सी क्षमता होती है। अच्छा। कम से कम मानव मनोविज्ञान तो यही मानता है कि स्थान और भावनाएं आपस में जुड़ जाते हैं। जब हम किसी जगह के काले इतिहास को जान लेते हैं तो वो जगह हमारे लिए हमेशा के लिए बदल जाती है। हाँ, फिर वो केवल ईंट, पत्थर या डामर की निर्जीव सड़क नहीं रह जाती। बिल्कुल, वो एक जीवित सांस लेता हुआ इतिहास बन जाती है। और जैसा कि अमित और उसके दोस्तों के साथ हुआ, कभी कभी वो दबा हुआ इतिहास खुद उठकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो आइए हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को एक जगह समेटने की कोशिश करते हैं। हमने फैक्ट क्राइम आरजे के योगी द्वारा बताई गई उस सुनसान सड़क से शुरुआत की, जो केवल एक रास्ता नहीं बल्कि डेथ रोड थी। हाँ, एक ऐसा नाम जो दिमाग को पहले ही खौफ के लिए तैयार कर देता है। फिर हमने रात के 12:45 बजे के उस भयानक ठहराव को देखा, जब हम मदद करने की मानवीय फितरत और खामोशी ही सबसे बड़ी चेतावनी बन गई। और कार की पिछली सीट पर अचानक जमी हुई वो ठंड, रियर व्यू मिरर का वो खालीपन जिसने तार्किक दिमाग की धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल। और फिर वो चरम सीमा, शीशे के अंदर से उभरता हुआ वो हाथ जिसने सुरक्षा के हर छोटे से छोटे भ्रम को चकनाचूर कर दिया। अंत में हमने जाना कि ये सब एक 10 साल पुराने भयानक एक्सीडेंट, उस अटके हुए ग्रामोफोन के रिकॉर्ड का नतीजा था। सही कहा। ये कहानी इस बात का एक बहुत ही सटीक प्रतीक है कि कैसे किसी की मदद करने की एक छोटी सी कोशिश, एक साधारण सी लिफ्ट देना, एक अंतहीन और डरावने अभिशाप में बदल सकती है। इस पूरी घटना का कथात्मक ढांचा हमें यही सिखाता है कि डर सिर्फ बाहर की कोई चीज नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग वास्तविकता को कैसे समझता है। जब वे नियम हमारे सामने ही टूटते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तब असली और गहरी दहशत पैदा होती है। और वो दहशत एक बार दिमाग में घर कर जाए तो इंसान को वापस उसकी सामान्य स्थिति में लाना लगभग असंभव हो जाता है। यही बात मुझे उस बिंदु पर वापस ले जाती है जहां से हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी। हमने बात की थी कि हमारा दिमाग चाहता है कि हर सफर एक सीधे गणित के फॉर्मूले की तरह हो। हाँ। लेकिन जब उस फॉर्मूले में कोई ऐसा अज्ञात हिस्सा जुड़ जाता है जिसे हम समझ नहीं सकते, तो पूरा समीकरण ही पलट जाता है। अब इस पूरी कहानी का विश्लेषण करने के बाद मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहता हूं जो सीधे हमारी स्रोत सामग्री से निकलता है, लेकिन जो शायद किसी को भी गहरी सोच में डाल दे और बेचैन कर दे। वो विचार क्या है? स्रोत में बिल्कुल अंत में ये कहा गया है कि लिफ्ट देने वाले व्यक्ति को उस रात के बाद हमेशा अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो रहस्यमयी औरत, वो आत्मा, वास्तव में उस व्यक्ति के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती है? क्या वो भूत सचमुच हर कदम पर उसका पीछा करता है, उसके घर तक पहुंच जाता है? ये सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प और डरावना नजरिया है। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि उस रात का खौफ, वो भयंकर मानसिक आघात उस इंसान के दिमाग को इतने गहरे स्तर तक तोड़ देता है कि उसका अपनी ही वास्तविकता से विश्वास हमेशा के लिए उड़ जाता है? ओह, यानी वो हर जगह बस वहम देखने लगता है। एग्जैक्टली। जरा सोचिए, जब कोई ये जान जाता है कि कार का वो मजबूत और सुरक्षित शीशा भी उसे नहीं बचा सकता, तो क्या वो इंसान कभी दोबारा किसी बंद कमरे में या कार में सुरक्षित महसूस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसका ट्रस्ट तो पूरी तरह टूट चुका है। शायद वो व्यक्ति जीवन भर अपने आसपास की सामान्य परछाइयों में, हवा से हिलते पर्दों में या अपने ही घर की खिड़की के शीशों में भी भूत देखने लगता है। बाप रे। तो असली सवाल ये है, क्या वो असली भूत उस सुनसान सड़क पर था, या वो भूत अब हमेशा के लिए उस व्यक्ति के दिमाग का एक स्थायी हिस्सा बन चुका है? ये मनोविज्ञान और पैरानॉर्मल की सीमा पर खड़ा एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है। डर जब दिमाग में इतनी गहराई तक घर कर लेता है तो वो अपनी खुद की एक नई और खौफनाक वास्तविकता गढ़ने लगता है। बिल्कुल। और शायद यही इस डेथ रोड का सबसे बड़ा और असली अभिशाप है। जो खतरा बाहर है उससे तो भागकर बचा जा सकता है, लेकिन जो खतरा आपके दिमाग के अंदर ही बैठ गया है, उससे छुपने की दुनिया में कोई जगह नहीं है।
क्या बात है, बहुत ही गहरी बात कही आपने। ये एक ऐसा विचार है जिसे मैं आज की चर्चा के अंत में सभी सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा। अगली बार जब कोई रात के वक्त किसी सुनसान सड़क पर हो और अचानक कार के अंदर ठंड बढ़ जाए, तो पीछे शीशे में देखने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम उस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।